12 पशुओं का अभियान चला रहे हैं पकड़ने के लिए। उसमें पहले चरण में जो सांड हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनकी वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। अभी पिछले एक हफ्ते में 20 सांड इन्होंने पकड़े हैं जो गौशालाओं में भेजे गए हैं अलग अलग स्थानों पर। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत सांड को पकड़ने में आती है कि मैन पावर ज़्यादा लगती है और वो वायलेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो दुर्घटना का खतरा या चोट लगने का खतरा भी होता है पकड़ने वाली टीम को। तो उसमें ट्रैंकुलाइज वगैरह करने की व्यवस्था भी डॉक्टर्स के निर्देशन में करी जा रही है। इसको हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे। नगर की सड़कों से सबसे पहले सांड को हटाना प्राथमिकता है। उसके बाद जो अन्य निराश्रित गौवंश हैं उनको भी चरणबद्ध रूप से गौशालाओं में भिजवाने की व्यवस्था करी जाएगी। प्रशासन ने गोला पार में जो 4 हेक्टेयर जमीन देखी है काफी सफिशिएंट है, उसको लेकर क्या मतलब प्रोग्रेस है? हमने 3-4 विकल्प देखे थे जो हल्द्वानी नगर निगम में आवारा पशुओं की समस्या है नगर क्षेत्र के अंतर्गत, और अन्य एरियाज में भी जो आसपास से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो गौशालाओं की स्थापना कराए जाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं। उसके लिए 3-4 विकल्प चिन्हित किए गए थे। उनमें कुछ विकल्पों में वन भूमि के इश्यूज होने के कारण उसको ड्रॉप कर दिया गया। एक प्लेस हमने गंगापुर कबड़बाल में चिन्हित किया था जो राज्य सरकार की भूमि अभिलेखों में दर्ज है, और उसको हमने नगर निगम को गौशाला बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन है। एक टीम वहां पर पैमाइश करने के लिए गई थी, जिनको कुछ लोगों ने जिसका विरोध किया था, उन लोगों ने अपने पास कोई जमीन आवंटन संबंधी दस्तावेज होने की बात कही है। तो हमारी टीम ने उनको समय दिया है कि यदि आपके पास अपने विधिक अधिकार को सिद्ध करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको उपलब्ध करवाएं, उसका परीक्षण करा जाएगा। यदि लीगल राइट कोई बनता है तो उसके अनुसार डिस्पोज करेंगे। यदि लीगल राइट नहीं बनता है तो राज्य सरकार की भूमि है, उसको जनहित के कार्यों के लिए दिया जाएगा। की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस क्रम में क्या जिला प्रशासन काम कर रहा है और जिले के अंदर कितने सेंटर से जिसको चेक किया जा रहा है? राज्य सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीरभट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए, और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता ना हो, उनके शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता ना हो, और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन ना हो, किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए। गंभीर अनियमितताएं कुछ सामने आई थी बीच में मदरसों की जांच के दौरान, तो उस पर भी रिपोर्ट दर्ज करी गई है। कार्रवाई लगातार चल रही है। 1-2 जगह से अतिक्रमण के मामले भी सामने आए तो अतिक्रमण में भी नोटिस संबंधितों को दिए जा रहे हैं, उनका अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। मैम, इसके अलावा बात करें तो लगातार नैनीताल जो है वो 3-4 वर्षों से डैमेज होता जा रहा है। हर विभाग को काम सौंप दिए गए हैं लेकिन ग्राउंड पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। आखिर कारण क्या है? क्योंकि लगातार जो है वो डैमेज हो रहा है नैनीताल नगर क्षेत्र में जो बड़े लैंडस्लाइड हैं उनमें जैसे आपका मॉल रोड का है और बलिया नाला है, इसके अलावा ठंडी सड़क पर है वाले पैचेस हैं। कुछ गवर्नमेंट को जो आपदा का मिटिगेशन फंड होता है, आपदा न्यूनीकरण निधि, उसके अंतर्गत डीपीआर भेजी गई थी। लगभग सभी में धनराशि की स्वीकृतियां मिल गई हैं। टेंडर की प्रक्रियाएं भी विभाग ने सभी प्रोजेक्ट्स में शुरू कर दी हैं। अब इसमें काम प्रारंभ होगा। बलिया नाला में स्पेशली जो इशू सामने आए थे उसमें अभी फिलहाल टेक्निकल बिड की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टेंडर है तो इसके अंदर इवैल्यूएशन वगैरह जो है वो शासन स्तर से हो रहा है। एक समिति गठित है, वो कर रही है। जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसका कार्य प्रारंभ करते हैं। लोगों में अस्पष्ट की स्थिति है, वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। रजिस्ट्रियां लगातार सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रही हैं। यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, यदि कोई कोर्ट केस की वजह से इशू है या किसी कोर्ट में ने रोक लगाई है, किसी प्रकार का कोई अदर लीगल इश्यूज है तो वो संज्ञान में ला सकते हैं। मैम, त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, खासकर बारातों का सीजन भी शुरू हो चुका है और हल्द्वानी शहर में इंक्लोजमेंट पूरा भरा हुआ है। इसको कहीं खाली नहीं किया गया है। खासकर नगर क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में जो इंक्लोजमेंट है उससे आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है। इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है? नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई हम लोग करते हैं, हमारी टीमें जाती हैं। साथ में जो पीडब्ल्यूडी के अतिक्रमण के केसेस हैं उनमें पीडब्ल्यूडी ने बीच में कुछ नोटिसेस वगैरह दिए थे। ये इशू सामने आया था कि कुछ विसंगतियां उसमें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद इसको एक जॉइंट टीम के माध्यम से उन्होंने राजस्व के मैप और नगर निगम
के पास जो अभिलेख उपलब्ध हैं उसके अनुसार और एनएच ने जो रोडें बनाई हैं उसके अनुसार सर्वे करने के बाद नोटिस दिए जाने के निर्देश हमने पीडब्ल्यूडी को दिए थे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो विधिवत पूर्ण हो, नियम संगत तरीके से कार्रवाई हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो जिसका कोई लीगल राइट बनता है, लेकिन जो इलीगल है उसको छोड़ा भी ना जाए। इसके लिए विभाग को लगातार कार्य करने के लिए हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हल्द्वानी नगर में भी इंक्रोचमेंट के विरुद्ध अभियान चल रहा है। ये आगे भी चलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता इससे नहीं किया जाएगा। बाजार क्षेत्र में कुछ दिख नहीं रहा है। देरी हो रही है, क्या स्टेटस इसमें कोला जिले? अभी क्योंकि जॉइंट इंस्पेक्शन समिति का होना है तो उसके लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद इसको टेकअप कर लिया जाएगा। मैम, नैनीताल में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की है। कैंची धाम के साथ ही साथ लगातार ट्रैफिक बहुत ज्यादा बाधित रहता है। उसके लेकर के क्या प्लानिंग है, क्योंकि लगातार जो है वो जाम की स्थिति बनी रहती है? नैनीताल शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी और नैनीताल जनपद के जो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहां पार्किंग की समस्या आवश्यकता उत्पन्न होती है, ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहां पार्किंगों के लिए जगह चिन्हित करने के कार्य पूर्व में किए गए थे। उनकी कुछ डीपीआर शासन से स्वीकृत हो गई हैं जिनमें काम चल रहा है। नैनीताल शहर में भी कुछ पार्किंगों पर अभी वर्तमान में काम चल रहा है। आगे कुछ प्रस्ताव पाइपलाइन में भी हैं जिनकी डीपीआर शासन को भेजी गई हैं। जैसे ही वो स्वीकृत होती हैं उनमें हम लोग काम करेंगे। ठीक। मैम, 2 दिन पहले जो थंडरस्टॉर्म और रेन हुआ था उससे जो फसल डैमेज हुई है उसको लेके कंपनसेशन सर्वे का क्या स्टेटस है? जो विभाग है, कृषि विभाग या उद्यान विभाग है, उनके फसल बीमा की योजनाएं होती हैं जिसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी होती है। साथ में प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत भी कुछ किसान अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनको अपने को बीमित कराते हैं। तो इसका एक प्रक्रिया है, उसकी अपनी एसओपी बनी हुई है कि जब कोई डैमेज होता है उसका सर्वे कराया जाता है। उसके बाद जो एजेंसी है जो उसका मुआवजा देती है, जो उसका इंश्योरेंस मनी देती है, उसको वो केस रेफर करा जाता है, उसके बाद मिलता है। तो अभी हमने विभाग को ये निर्देशित किया है कि जो इस दौरान अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से कोई डैमेज हुए हैं या अभी आंधी बरसात की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से भी कुछ डैमेज सामने आए हैं फसलों में, उसमें जो एजेंसी है उनके प्रतिनिधियों को बुलवाएं और स्पेशली जिन क्षेत्रों से ज़्यादा डैमेज की सूचना मिल रही है ऐसे क्षेत्रों में एक सर्वे टीम को लेकर कराएंगे और जो बीमित किसान हैं उनको जो इंश्योरेंस की धनराशि है वो मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, पहाड़ों में जो सड़कें बनी हैं, चाहे वो मनरेगा की सड़कें हों या फिर हाईवे की जो सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें जिन लोगों की, जिन किसानों की भूमि कटी है उन्हें कंपनसेशन मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इवन कि बहुत सारे किसानों का कहना है कि हमारा नाम तो जरूर आया है लिस्ट में, लेकिन हमें कंपनसेशन किस तरीके से मिलेगा या मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी उनके लिए श्योरिटी नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई जो सड़कें जो है काटते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, उसमें जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है उसमें मुआवजे का प्रावधान होता है। जहां मुआवजे के लिए सर्वे प्रक्रिया पूर्ण हो गई है वहां पे मुआवजे के प्रस्ताव गठित करके शासन को धनराशि आवंटन के लिए भेजे जाते हैं। तो कुछ मामलों में शासन से धनराशि प्राप्त होने के बाद वितरण किया जाना है, जिसमें जिला स्तर से प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की कुछ रोडों में इस तरह के केस भी सामने आ रहे हैं कि उसमें विभाग के द्वारा अभी मुआवजे हेतु जो प्रस्ताव गठित किए जाने हैं वो लंबित चल रहे हैं। उनमें मुख्य समस्या अमीन की उपलब्धता के कारण आ रही है। तो उसको अमीन हायर करने की भी एक प्रक्रिया है या एक दूसरे विभाग का अमीन लेने की भी व्यवस्था है कि यदि पीएमजीएसवाई अपना सर्वे करा रहा है, उनको अमीन के इशू आ रहे हैं, तो वो पीडब्ल्यूडी के अमीन के सहयोग भी ले सकते हैं। तो उसके माध्यम से रिजॉल्व करवाया जाएगा। जो विधायक निधि की सड़कें होती हैं या मनरेगा के माध्यम से मेरा गांव मेरी सड़क इत्यादि के अंतर्गत जो रोड बनती हैं या डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत कभी छोटी लिंक मार्ग के रूप में कुछ सड़कें बनती हैं, तो उसमें सामान्यतया मुआवजे का प्रावधान नहीं रखा जाता है। तो उसके केस टू केस बेसिस पर ये डिसीजन है। यदि डीपीआर में मुआवजे का प्रावधान रखा गया है तो उसको टेकअप करेंगे, यदि नहीं रखा गया है तो ऐसी जो छोटे संपर्क मार्ग हैं उनमें मुआवजा जनरली नहीं होता है। बड़ी जो रोडें हैं पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई उसमें वो जो मुआवजे का प्रावधान रखा जाता है। थैंक यू मैम।